दोस्तों, आज फिर हाजिर हुए एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और नई कहानी। जब आत्मा और शरीर एक दूसरे से विपरीत दिशा में दूसरी दुनिया की दूरी तय करते हैं तो शरीर दुनिया में और आत्मा परलोक में चली जाती है। लेकिन उन लोगों की जो अपनी मौत की अवधि तक पहुंच अपनी मौत पा लेते हैं, लेकिन उनका क्या जो अवधि पूरी किए बिना ही इस दुनिया से चले जाते हैं। इस तरह की घटना में शरीर और आत्मा दोनों ही दुनिया के इस चक्रव्यूह में रह जाते हैं और मोक्ष ना मिलने की वजह से वो अपने साथ घटित अन्याय को न्याय दिलाने का जिम्मा खुद ले लेते हैं और न्याय ना मिलने पे प्रतिशोध की ज्वाला अपने अंदर लिए इस दुनिया में भटकते रहते हैं। ऐसी ही घटना की गवाह है रागनी नामक लड़की। वो लड़की जो किसी भी लड़की की तरह अपने कामयाबी को पाने के लिए बिना किसी स्वार्थ के पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रही थी। एक मेंटल असाइलम में छोटे से गांव की रहने वाली रागिनी, जो रोज गांव से दूर बने शहर में नौकरी करने जाती, रोज ऑटो स्टैंड से दोपहर 3 बजे ऑटो पकड़ बुद्धिमा नगर के शहर में बने मेंटल असाइलम में हॉस्पिटल में नौकरी करने जाती। खूबसूरती के वरदान को लिए रागिनी का काम मेंटल असाइलम में यही होता था कि वो वहाँ के पागल मरीजों का ध्यान रखे और उनका खाना पीना और उन पर अपनी नज़र बनाए रखना कि कौन सा मरीज कहाँ है और क्या कर रहा है। मेंटल असाइलम की जॉब दुनिया में सबसे बेकार नौकरियों में शुमार होती है, लेकिन कोई भी बेकार नौकरी इंसान तो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उस इंसान की माली हालत ठीक नहीं होती। रागिनी के साथ भी यही हालात थे। छोटे से गांव में रह रही रागिनी और उसका 3 जनों का परिवार, जिसमें उसके माता पिता और एक 7 साल का छोटा भाई था। पिता की कमाई इतनी कम थी कि पिता की कमाई से घर के खाने की भी पूर्ति नहीं हो पाती थी। इन्हीं सब समस्याओं को समझ रागिनी ने एक छोटी सी उम्र में नौकरी करने का फैसला किया था। रागिनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। रागिनी ने अभी कुछ महीने पहले ही बीए फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था और इतनी पढ़ाई उस हॉस्पिटल में काम करने के लिए काफ़ी थी। तभी तो रागिनी को बिना किसी मुश्किल के वो नौकरी मिल गई थी। रागिनी की ड्यूटी रोज़ 3 बजे से रात के 11 बजे तक की होती थी, जिसमें 1 घंटे का ब्रेक होता था। और 11 बजने के बाद रागिनी रात होने से पहले वहाँ के ऑटो स्टैंड से ऑटो पकड़ सीधा अपने घर निकल जाती थी। और इसी दिनचर्या को करते हुए रागिनी को अब 1 महीना बीत चुका था। रोज की तरह रागिनी फिर मेंटल असाइलम हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन रागिनी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो हॉस्पिटल कोई आम हॉस्पिटल नहीं है। उस हॉस्पिटल के सारे किस्से सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोग जानते थे जहाँ वो हॉस्पिटल था। रागिनी तो कहीं दूर एक गांव से आती थी, तो उसे पता भी कैसे होता। बाबा, मैं 12 बजे तक लौट आऊंगी, आप खाना खा के सो जाना, रागिनी कंघे से अपने बालों को झाड़ते हुए कहती है। रागिनी की बात सुन उसके पिता, जो चारपाई पे बैठे अपने छोटे बेटे को गोद में खिला रहे थे, और कहते हैं, बिटिया, मैं आज तक तेरे आने से पहले सोया हूँ कभी? पिता की बात सुन रागिनी मुस्कुराते हुए रागिनी अपना बैग उठा घर से निकल जाती है और ऑटो स्टैंड पे खड़े ऑटो के आने का इंतज़ार करने लगती है। और कुछ देर के इंतज़ार के बाद रागिनी का ऑटो भी आ जाता है। ऑटो को आता हुआ देख रागिनी अपने कंधे पे टंगे हुए पर्स को ठीक करती हुई ऑटो की तरफ बढ़ने लगती है। और अब कुछ देर के बाद रागिनी ऑटो से होती हुई धीमा शहर पहुंच चुकी थी। धीमा शहर पहुंच रागिनी को सिर्फ 10 मिनट लगते थे पैदल पैदल अपने हॉस्पिटल पहुंचने में। पैदल होती हुई रागिनी अब हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। धीमा शहर का वो हॉस्पिटल ज़्यादा बड़ा नहीं था। हॉस्पिटल में सिर्फ 3 नर्स थी और एक डॉक्टर जो कभी कभी विजिट पे आता था। हॉस्पिटल पहुंच रागिनी अपने सभी स्टाफों से मिलती और ड्रेस चेंज कर हॉस्पिटल के नर्स के कपड़े पहन लेती और दिन भर वहाँ पागलों पे नज़र रखती। पागलों की आवाज़ से गूंजते हॉस्पिटल में रागिनी को काम करने में डर तो लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। मजबूरी की नौकरी में उसे पैसे भी तो अच्छे मिल रहे थे, लेकिन रागिनी अंदर से उस नौकरी से खुश नहीं थी और वो बेदिल उन पागलों के बीच कुर्सी पे बैठे वहीं अपना दिन गुजार देती। कुर्सी पे बैठे रागिनी पागलों को बस लगातार देखती रहती। रागिनी को कुर्सी पे बैठा देख उसकी दोस्त कविता रागिनी के पास आ जाती है और कहती है, क्या कर रही हो रागिनी? दोस्त के मुंह से अपना नाम सुन रागिनी कविता से कहती है, इन पागलों को देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि ये कभी ठीक होंगे भी कि नहीं। अरे बहुत लोग यहाँ से ठीक होके जाते हैं, बस एक आदमी को छोड़ के।
पागलों को देखते हुए रागिनी कहती है, किसको छोड़ के? वो जो सामने व्हील चेयर पे बैठा है, सफेद बालों वाला। कविता की बात सुन रागिनी उस आदमी को देखती है और कहती है, अरे वही तो सबसे शांत पागल है। इतने पागलों के बीच में कोई हरकत नहीं करता, बस चुपचाप खिड़की के बाहर देखता रहता है। अरे तुझे पता नहीं है, यह भी कुछ दिनों से शांत हो गया है, वरना तेरे आने से पहले बहुत बोलता था और बड़ी अजीब बातें करता था, और कभी कभी इसकी बातों को सुन के ऐसा लगता ही नहीं था कि ये पागल है। एकदम नॉर्मल लोगों की तरह बात करता था। कविता की ये बात रागिनी चुपचाप सुने जा रही थी और बस लगातार उस आदमी को देखे जा रही थी जो व्हील चेयर पे बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। कि तभी एक और नर्स रागिनी और कविता के पास आ जाती है और कहती है, सुनो तुम दोनों, डॉक्टर नारायण का फोन आया था, कह रहे थे कि आज 2 लोगों को हॉस्पिटल में रुकना होगा। कहीं दूर से आज रात एक पागल आ रहा है और ऑफिस बॉय भी आज नहीं आया है, और मुझे भी आज जल्दी घर जाना है, तो तुम दोनों आज यहाँ रुक जाना और अपने अपने घर फ़ोन कर देना कि कल सुबह आओगी। उस नर्स के मुंह से ये बात सुन रागिनी कहती है, लेकिन हम इस ऑफिस में रात भर कैसे रुकेंगे? अरे आज रात रुकने का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा और एक सिक्योरिटी गार्ड भी रहेगा तुम्हारे साथ रिसेप्शन पे, डॉक्टर नारायण कह रहे थे। उसकी ये बात सुन रागिनी और कविता तैयार हो गए थे रुकने के लिए, और कुछ देर के बाद रागिनी ने अपने पिता को फ़ोन पे सारी बात भी बता दी थी कि वह सुबह आएगी। अब धीरे धीरे दोपहर रात में बदल चुकी थी। रात की काली चादर हर तरफ फैल चुकी थी। धीमा शहर के कोने पे बना वो मेंटल असाइलम अब पूरा सुनसान हो चला था। अब रागिनी और कविता और एक गार्ड ही बचे थे उस मेंटल हॉस्पिटल में। समय बीतने के साथ साथ अब रागिनी और कविता रिसेप्शन के पास बैठे बातें कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी उस नए पेशेंट का जो देर रात आने वाला था, ताकि उसके आने के बाद वो दोनों थोड़ा सो लें। कि तभी अंदर की तरफ से आवाज़ आती है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी ला के दो। ये आवाज़ सुनते ही कविता कहती है, रागिनी थोड़ा जाके देख कौन पानी मांग रहा है। कविता की बात सुन रागिनी पागलों के कमरे के पास जाने लगती है। हॉस्पिटल में हर पागल का अपना एक कमरा था कि फिर वहीं से दोबारा आवाज़ आती है। आवाज़ को सुन रागिनी समझ चुकी थी कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। वो सीधा उस पागल के कमरे के पास पहुंच दरवाजे पे बने छोटी सी खिड़की को खोल देती है और कहती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? रागिनी का भी इतना कहना हुआ ही था कि वो क्या देखती है, वही सफ़ेद बालों वाला आदमी कुछ देर पहले व्हील चेयर पे गुमसुम बैठा हुआ था, अभी वो खड़ा अपने कमरों के चारों तरफ चक्कर लगाए जा रहा था। कि तभी रागिनी को देख किसी भी आम इंसान की तरह दरवाजे के पास आके बोलता है, आज रात 3 मौतें होने वाली हैं। अगर तू मरना नहीं चाहती तो चली जा यहाँ से। इस हॉस्पिटल में आत्माएं जाग चुकी हैं। उस आदमी की बात सुन रागिनी उसको देख के मुस्कुराने लगती है और कहती है, किसकी मौत होने वाली है? हम तीनों की, जो आज रात इस हॉस्पिटल में रुके हैं। तुझे मेरी बातें मजाक लग रही हैं ना? आज पहली बार इस हॉस्पिटल में रात में कोई रुका है और इस हॉस्पिटल की प्यासी आत्मा आज तुमको मार के रहेगी। उसकी ये बात सुन रागिनी को अब डर लगने लगा था और वो वहीं खड़े खड़े उस आदमी को आश्चर्य की निगाहों से देखने लगती है और सोचने लगती है कि ये आदमी एकदम से ऐसी बातें क्यों कर रहा है। और रागिनी ये सोचती हुई दरवाजे पे बने उस छोटी सी खिड़की को बंद कर रिसेप्शन एरिया की तरफ जाने लगती है। डरती हुई रागिनी रिसेप्शन एरिया में पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि रिसेप्शन एरिया पूरा खाली था। रिसेप्शन एरिया में रागिनी कविता को पुकारने लगती है, लेकिन रागिनी की आवाज़ देने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आ रहा था। ये देख रागिनी वहीं रिसेप्शन एरिया में कविता का वेट करने लगती है। अब रागिनी को इंतज़ार करते हुए आधा घंटा हो चुका था, लेकिन जब इतने इंतज़ार के बाद भी कोई नहीं आया तो रागिनी घड़ी में टाइम देखती है तो घड़ी में टाइम 2 बज रहे थे। अभी रागिनी उस सफेद वाली आदमी की बातें सोच ही रही थी कि एकदम से रागिनी को रिसेप्शन एरिया में किसी के होने का एहसास होने लगता है, मानो रागिनी को कोई चुपके से कहीं से देख रहा हो। इस एहसास के साथ रागिनी रिसेप्शन एरिया को चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन हर तरफ रागिनी को देखने के बाद कोई नहीं दिखा तो रागिनी अपनी कुर्सी पे बैठ जाती है कि अचानक से एक आवाज़ आती है, जिसको तुम ढूंढ रही हो वो नहीं मिलेगी। यह आवाज़ सुन रागिनी के बदन में अब कपकपी तारी होने लगी थी और रागिनी अब वहीं देख रही थी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि वहीं से आ रही थी जहाँ उस आदमी का कमरा था। यह आवाज़ सुन
अब रागिनी ने फैसला ले लिया था कि वो अब आदमी के पास जाके उसे चुप कराएगी और वो हल्के हल्के कदमों के साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। बढ़ती हुई रागिनी अब उस आदमी के कमरे के पास पहुंच चुकी थी और हल्के हाथों से दरवाजे पे बनी छोटी सी खिड़की खोल देती है। तो वो क्या पाती है कि वो आदमी अब अपनी व्हीलचेयर पे बैठा किसी से बातें कर रहा था। कि इतने में वो रागिनी को देख लेता है और रागिनी को झांकता हुआ देख वो आदमी रागिनी से कहता है, तुम कविता को ढूंढ रही हो? आदमी की बात सुन रागिनी कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे ये भी पता है कि कविता कहाँ है और ये भी जानता हूँ कि आज रात क्या होने वाला है। उस आदमी की बातें सुन रागिनी अब उस आदमी की बातों में आ चुकी थी कि तभी रागिनी कहती है, कविता कहाँ है? रागिनी की बात सुन वो आदमी कहता है, थोड़ा मेरे कमरे में नजर घुमा के देखो। उस आदमी की बात सुन रागिनी अपनी नजर उस कमरे में घुमाने लगती है तो क्या पाती है, कविता दीवार के कोने में गिरी पड़ी हुई थी। उसे दीवार के कोने में देख रागिनी को अभी अपनी आंखों पे यकीन भी नहीं आया था कि अचानक से रागिनी के कंधों पे कोई अपना हाथ रख देता है। किसी का हाथ अपने कंधे पे पा रागिनी डर से चिल्ला उठती है और पलट के देखती है तो वो क्या देखती है, कविता उसके सामने खड़ी थी। कविता को अपने सामने देख रागिनी तुरंत पलट के आदमी के कमरे में देखने लगती है तो वो क्या देखती है कि अभी अभी जो कविता उस आदमी के कमरे के दीवार के कोने में पड़ी हुई थी अब वो वहां नहीं थी। कि एकदम से कविता कहती है, रागिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कविता की बात सुन रागिनी जवाब देती है, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। अरे मैं तो नए पेशेंट की एंट्री करवा रही थी बाहर, भूल गई क्या? आज एक नया पेशेंट आने वाला था ना, आ गया है वो, वहीं थे हम। कविता की बातों को सुन रागिनी बिना कुछ बोले उस आदमी के रूम के पास से जाने लगती है और सीधा अपनी कुर्सी पे जाके बैठ जाती है और कविता भी रागिनी को जाता हुआ देख उसके पीछे चली जाती है। अब रागिनी को उस आदमी की बातें और वो दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था और वो लगातार सोचे जा रही थी कि ये सब जो मैंने अभी देखा वो मेरी आंखों का भ्रम नहीं था। यही सोचती हुई रागिनी अपने पास पड़े पानी की बोतल से पानी पीने लगती है और पानी पीने के बाद कविता से कहती है, कविता मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वही कविता रागिनी को किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी, वो बस एकदम गुमसुम सी हो रागिनी को देखे जा रही थी। कविता में ये बदलाव देख रागिनी कविता से कहती है, कविता मैंने अभी कुछ कहा तुमसे? रागिनी के ये कहते ही कविता एक उदास मन से कहती है, चली जाना, कुछ देर की ही तो बात है। अब रागिनी बिना कुछ बोले कुर्सी पे बैठे रात काटने का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे ख्याल आता है कि क्यों ना उस पागल को देख के आऊं कि उसे किस कमरे में रखा है। ये सोचती हुई रागिनी सीधा वहां जाने लगती है जहां नए पेशेंट्स को रखा जाता है। कमरे के पास पहुंच रागिनी गेट खोल देती है। गेट खोलते ही रागिनी देखती है कि कविता की लाश टूटी गर्दन के साथ जमीन पे पड़ी हुई थी। ये देख रागिनी जोर से चिल्लाती है और वहां से जाने के लिए मुड़ती है तो वो क्या देखती है कि कविता उसके सामने खड़ी थी। उस दूसरी कविता को देख रागिनी डरती हुई बोलती है, कौन हो तुम? वही कविता जो एक आत्मा थी रागिनी से कहती है, मैं वो हूँ जो कभी इस पागल खाने में एक पागल थी इस दुनिया की नज़र में, लेकिन मेरे पति ने मुझे मेरी संपत्ति के लालच में आकर मुझे पागल साबित करके यहाँ कैद करवा दिया और मेरे पति के कहने पे यहाँ के हॉस्पिटल वाले मुझे दिन रात बिजली के झटके दिलवाते रहे सिर्फ कुछ पैसों के लिए। इन सब बातों को सुनते ही रागिनी हिम्मत करके कहती है, लेकिन इसमें कविता की क्या गलती थी? कविता ही तो वो इंसान थी जिसने मेरे पति से सबसे पहले पैसे लिए, इसलिए मैंने उसे मार के अपना बदला पूरा किया। और वो आदमी जो सफेद बालों में है जिससे तू अभी बात कर रही थी वही तो मेरा पति है जिसने मुझे झूठ से सच का पागल बना दिया और मैंने भी उससे अपना बदला लेने के लिए सच का पागल बना दिया। अब वो हर रोज मेरे साथ रहता है और रात दिन खिड़की के बाहर देखता हुआ बस यही सोचता है कि जो उसने मेरे साथ किया था अगर नहीं किया होता तो वो आज पागल नहीं होता उस रात इस हादसे के बाद रागिनी के साथ क्या हुआ ये बात कोई नहीं जानता। पुलिस को कविता की लाश तो मिल गई लेकिन रागिनी कहाँ लापता थी उसकी तलाश में पुलिस आज भी लगी हुई है। लेकिन रागिनी के पर्स के सिवा पुलिस को रागिनी का अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया था, ना जीवित शरीर
और ना ही मृत।